नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की बोली भाषाओं से लेकर पलायन को लेकर चिंता जताकर उत्तराखंड के प्रति अपने लगाव को प्रदर्शित किया है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री के 9 आग्रहों को विकास का मूल मंत्र मानकर आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के अपने संबोधन में उत्तराखंड को लेकर 9 आग्रह सार्वजनिक किए थे। इसमें से 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों को संबोधित थे, जबकि 4 आग्रह यहां आने वाले पर्यटकों तीर्थयात्रियों को संबोधित थे। अब उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री के आग्रहों को नीतियों का आधार बनाने जा रही है। मैं आपसे और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों श्रद्धालुओं से 9 आग्रह करना चाहता हूं। 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह यात्रियों श्रद्धालुओं से। साथियों, आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। देवभूमि के लोग प्रकृति और पर्यावरण के कितने बड़े प्रेमी होती है, ये पूरा देश जानता है। उत्तराखंड तो गौरा देवी की भूमि है और यहां हर महिला मां नंदा का रूप है। बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। इसलिए मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आजकल आप देख रहे हैं, देश भर में ये अभियान तेज गति से चल रहा है। उत्तराखंड भी इस दिशा में जितनी तेजी से काम करेगा, उतना ही हम क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ पाएंगे। उत्तराखंड में तो नौलों धारों की पूजा की परंपरा है। आप सभी नदी नौलों का संरक्षण करें। पानी की स्वच्छता को बढ़ाने वाले अभियानों को गति दें। ये मेरा आपसे तीसरा आग्रह है। मेरा चौथा आग्रह है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने गांव लगातार जाएं और रिटायरमेंट के बाद तो जरूर अपने गांवों में जाएं। वहां से संबंध मजबूत रखें। उत्तराखंड के लोगों से मेरा 5वां आग्रह है, अपने गांव के पुराने घरों, जिन्हें आप तिबरी वाले घर कहते हैं, उन्हें भी बचाएं। इन घरों को भूले नहीं। इन्हें आप होम स्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। मैं आज सभी पर्यटकों से भी 4 आग्रह करूंगा। पहला आग्रह है, जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, स्वच्छता को सर्वोपरि रखें। इस प्रण के साथ जाएं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा आग्रह है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वहां भी याद रखें। आपकी यात्रा का जो खर्च होता है, उसमें से
कम से कम 5% स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट खरीदने में खर्च करें। तीसरा आग्रह है, पहाड़ पर जाएं तो वहां के ट्रैफिक नियमों का जरूर ध्यान रखें, सावधान रहें। हर किसी का जीवन अमूल्य है। मेरा चौथा आग्रह है, धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, वहां के नियम कायदों के बारे में यात्रा से पहले जरूर पता कर ले, वहां की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। इसमें आपको उत्तराखंड के लोगों से बहुत मदद मिल सकती है। उत्तराखंड के लोगों से 5 और उत्तराखंड आने वाले लोगों से मेरे 4 आग्रह देवभूमि के विकास में, देवभूमि की पहचान को मजबूत करने में बड़ी। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दीपोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। वहीं गंगा घाटों पर 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। बता दें कि हर की पैड़ी पर ड्रोन शो भी होगा। वहीं राज्य स्थापना सप्ताह के तहत यह कार्यक्रम आयोजित होगा। साथ ही नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का मुख्यमंत्री उद्घाटन भी करेंगे। राजधानी देहरादून में प्रदेश के आवास विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड आवास और नगर विकास प्राधिकरण की 19वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई है। वहीं इस दौरान बैठक में प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक के अनुपालन के अलावा प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट राज्य स्तर पर आवास मांग सर्वेक्षण और श्रीनगर के समीप बेलकेदार और बेलकंडी मार्ग के साथ लगे क्षेत्र में नवीन टाउनशिप विकसित किए जाने पर चर्चा हुई। वहीं इस बीच आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि पौड़ी जनपद के श्रीनगर के पास स्थित बेलकेदार में टाउनशिप विकसित किए जाने के लिए हम कंसल्टेंट नियुक्त करेंगे और जो तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक निर्णय लेंगे। दिशा निर्देश आपके दिए को देखिए, हमारी 2 बैठकें यहाँ पे हुई है। तो पहली बैठक एक आवास विकास परिषद की है। वैसे तो हम लोगों को ये लगभग 3 महीने में हम लोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो इस दौरान के बिंदु हमारे सामने आते हैं उसमें हम बातचीत करें। तो मैं इसमें सच्ची बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम बार बार टाउनशिप की बात करते थे, तो आज हमने एक निर्णय लिया कि जो पौड़ी का श्रीनगर के पास है बेलकेदार, जहाँ को हम टाउनशिप डेवलप करने के लिए विचार हमने किया है और उसमें हमने ड्रोन सर्वे ये सब कुछ हमने किया है। अब उसके बाद फिर हम कंसल्टेंट उसको हायर करेंगे। उसके बाद जो भी इसमें एक फाइंडिंग्स हमारे सामने है उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि जैसे ये गढ़वाल का हिस्सा हो गया और उसी प्रकार से कुमायूं में भी एक स्थान को हम चयनित करें जहाँ पे ये सारे सर्वेक्षण और सब कुछ करने के बाद वहाँ भी इसको हम टाउनशिप के रूप में डेवलप करें। ये निर्णय हमारे यहाँ बैठक में हुआ। दूसरा, हमारे राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य योजना है, जो आवास विभाग के हमारे जो कर्मचारी थे उन पे लागू नहीं था, उसको भी लागू करने का हमने काम किया ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। क्योंकि हमारी मंशा रहती है जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनके वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम हमारी सरकार लागू करती है उनको भी विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग लागू करें। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ निजी विकास है, जो PMAY में इंटरेस्टेड है और उसके लिए भी जो धारा 28 के लिए हमने विचार किया है कि उसके प्रकाशन पर हमने विचार किया है, यानी इसको भी अब हम आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारे छोटे इस प्रकार के टाउनशिप चाहिए या उनके जो काम है उसको भी हम लोग स्वीकार करें। इसी प्रकार आवास
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा निकाय चुनाव कराने से भाग रही है, इसलिए लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है। वहीं सरकार अब अध्यादेश लाने जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश सरकार यह जानती है कि इस बार निकाय चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ये टाल मटोल किया जा रहा है। वहीं सत्तारूढ़ दल की तरफ से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भ्रमित करना है। सरकार चुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ा रही है और दिसंबर तक निकाय चुनाव करा दिया जाएगा। सरकार लगातार निकाय चुनाव से भाग रही है क्योंकि हार का डर सता रहा है। इसलिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाई कोर्ट में 3 बार झूठ बोल दिया, अब फिर अध्यादेश की तैयारी है। हम तो शुरू से कह रहे हैं भाई, निकाय चुनाव में कोई हारेगा कोई जीतेगा, एक ही तो जीतेगा। अगर मेयर बनना है, अगर एक वार्ड में पार्षद बनना है, एक ही पार्षद बनेगा। वो कांग्रेस का भी बन सकता है, बीजेपी का भी बन सकता है, या कोई इंडिपेंडेंट भी बन सकता है। आप डर क्यों रहे हो? लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय प्रदेश की जनता लगातार बिना प्रतिनिधित्व के है। लाइट का सवाल, नाली का सवाल, सफाई का सवाल, सड़क का सवाल, प्रदेश के अंदर इतनी सारी समस्याएं जो निकाय की हैं, उनको कौन एड्रेस करेगा? आदमी राशन कार्ड बनना है, आधार कार्ड बनना है, आयुष्मान कार्ड बनना है, नाली खराब है, गंदी है, सफाई होनी है, नाली टूटी हुई है, सड़क टूटी हुई है, लाइट में खंबे में लाइट नहीं है, कौन उठाएगा ये सवाल? सबसे जो नीचे के पायदान की सरकार होती है, लोकल बॉडी इसलिए कहते हैं उसको लोकल बॉडी, उस सरकार को आप बनने नहीं देना चाहते। मतलब अगर लाइट खराब है तो आदमी मुख्यमंत्री के पास जाएगा, विधायक को पकड़ेगा। अगर खंबे में रोशनी नहीं है, अगर नाली साफ नहीं है, किसको पकड़ेगा? आज प्रदेश के अंदर पूरे निकायों में स्थिति खराब है। स्मार्ट सिटी का लगातार हम सवाल उठाते रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला स्मार्ट सिटी के नाम पर इस शहर के अंदर हुआ। सैकड़ों करोड़ रुपया बड़े लोगों ने, जिसमें सरकार के लोग शामिल हैं, चुने हुए लोग शामिल हैं। आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अगर सरकार अध्यादेश लाती है तो हम उसका विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार अध्यादेश लाती है 15 के अंदर तो क्या करेंगे? प्रदेश हमने पहले भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, दिसंबर में हम अपने निकाय चुनाव संपन्न कराएंगे। क्योंकि जिस अध्यादेश की आप बात कर रहे हैं, वो विषय ये है कि हमारे यहाँ हमने पिछले दिनों निर्णय लिया था कि जो चुनाव होंगे वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर होंगे। आरक्षण का विषय जो आप जानते हैं, जो हमारे एकल आयोग था, वीएस वर्मा साहब की अध्यक्षता में बना था, जिसकी रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार की, कैबिनेट ने उसको पास किया। अब उसको अध्यादेश के शक्ल में इसलिए लाना कि आप जानते हैं कि अभी हमारे सामने विधानसभा का सत्र थोड़ा दूर है, तो उससे पहले अध्यादेश की फॉर्म में वो आएगा, तत्पश्चात इसको लागू करेंगे, फिर हम चुनाव कराने की स्थिति में। उत्तराखंड में आने वाले समय में रबी सत्र को लेकर कृषि विभाग ने अपनी तैयारी कर ली है। वहीं उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रबी सत्र के लिए हम किसानों को बीज दे रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड बुआई हो रही है, जिसके लिए मैं किसानों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश बनने के बाद हमारा कृषि फल 2 लाख हेक्टेयर घटा है, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। देखिए, रबी सत्र की पूरी तैयारी हमने की है। किसानों को बीज हम दे रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड बुआई हो रही है। इसके लिए मैं अपने किसानों का आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश बनने के बाद हमारा कृषि का क्षेत्रफल घटा है 2 लाख हेक्टेयर, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। इस बात का प्रतीक है कि हम कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के गढ़वाल भ्रात मंडल संस्था द्वारा पिपलेश्वर महादेव मंदिर क्लेमेंट टाउन में आयोजित 3 दिवसीय गढ़ कौतिक का रंगारंग समापन हो गया है।
बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद तीरथ सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस दौरान संस्था की महिलाओं व पदाधिकारियों के द्वारा उनका फूल मालाओं व ढोल के साथ परंपरागत स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद तीरथ सिंह रावत ने गढ़ कौतिक मेले के सफल आयोजन के लिए संस्था को बधाई व शुभकामनाएं दी। पहली बात तो यह है कि एक गढ़ कौतिक और एक लेमन टाउन, मैं यहाँ की टीम को, जो यहाँ के संरक्षण मंडल है, जो यहाँ के वर्तमान टीम है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ हृदय से, इसलिए कि नियमितता इस कार्यक्रम में है। 12-13 सालों से चल रहा है और अच्छे कलाकारों को मंच पे ला रहे हैं। स्थानीय कलाकार जो इसी क्षेत्र के हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनका उत्साहवर्धन करना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अपना जो मूल है उसको इन्होंने जिंदा रखा है। अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना पहनाव, ये सारा जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने को मिला है। तो आने वाली जो पीढ़ी होगी हमारी, वो भी ये सीखेगा कि आखिर हम पहले कैसे थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे और कहाँ थे। तो ये आगे के लिए भी एक सीख है। तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम और नियमितता बनी हुई है उसमें। यहाँ पर हर उम्र के लोग हम देख रहे हैं, गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? सबसे पहले तो मैम मैं सम्मानित पत्रकारों का इस मेले में स्वागत करता हूँ। ये आयोजन ही गढ़वाल कौतिक हमारा जो है, ये यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखने के लिए, उसके प्रचलन को जो समाप्ति पे है उसको उजागर करने के लिए हमने ये किया। इसमें हमारे मुख्य आर्टिस्ट जितने भी हैं सब लोकल हैं, बच्चे हैं स्कूलों के, महिलाएं हमारे अपने मोहल्ले की महिलाओं के द्वारा और समितियों की महिलाओं के द्वारा है, और गढ़वाली उत्पाद जो है वो सब हमारे अपने प्रोडक्ट हैं। उसी के आधार पर ये सारा गढ़ कौतिक आयोजित किया जाता है कि हमारी विलुप्त संस्कृति उजागर हो और सारे प्रदेश के साथ साथ हमारी राजधानी में और विदेशों तक जाए। वैसे पहुंच चुकी है, बहुत खुशी की बात है कि हमारा उत्तराखंड पूरे विदेशों में भी छा चुका है। इसका हमें बड़ा नाज है। जो गढ़वाली उपेक्षित हुआ करते थे, जो गढ़वाल उपेक्षित हुआ करता था, वो हमारी संस्कृति और सभ्यता के नाम से अब दूर दराज क्षेत्रों में भी जाना पहचानने लग गया है। तो ये हमारा इसका मूल उद्देश्य है कि ये कार्यक्रम हमारा इस सभ्यता का, इस संस्कृति का प्रचार प्रसार करेगा और उभरते हुए कलाकार और बच्चों को एक उचित प्लेटफॉर्म देते हुए उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। उत्तराखंड विधानसभा के डिजिटलीकरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने राष्ट्रीय विधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने अफसरों से डिजिटल ट्रांजिशन की तैयारियों और प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि नेवा के तहत केंद्र और राज्य सरकार से उत्तराखंड को फंडिंग मिली है, जिसे देखते हुए देहरादून और गैरसैंण दोनों की विधानसभा को डिजिटल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण के बाद अधिकारियों और विधायकों को इसकी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आने वाले समय में पेपरलेस तरीके से कार्य किया जा सके। देखिए, डिजिटाइजेशन का काम काफी समय पहले से चल रहा है। ई नेवा के तहत उत्तराखंड विधानसभा को भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से फंडिंग हुई है, और हम दोनों ही, हमारी जो राजधानी है भराड़ीसैंण गैरीसैंण और देहरादून में जो राजधानी है उसको हम डिजिटल कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी समय से कार्य हो रहा है, खासकर देहरादून में लगभग जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ पे हम कर चुके हैं। और अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो आवश्यकता है वो लगाई जा रही हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पे काम समाप्त होता है, हम फिर गैरीसैंण जाएंगे और अगले 1-1.5 महीने में लगता है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हमको जो थोड़ी मोड़ी चीज़ों की ज़रूरत है वो हम पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट स्टेप, अब बहुत ज़रूरी स्टेप है, वो है ट्रेनिंग का। सबसे पहले हम ऑफिसर्स को ट्रेन करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उन्हें समझ में आए कि डिजिटाइजेशन का हम यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी उसी पे आएंगे, नोटिसेस भी उस पर आएंगे। तो पहले चीज़ हम अपने ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं। सचिवालय से फाइल का मूवमेंट कैसे होगा, जवाब कैसे आएंगे,
उसके बाद हम विधायकों को ट्रेन करेंगे कि आपको किस तरह से विधानसभा में अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, वहीं उसी पे टैबलेट पर आपको आपके आंसर्स आएंगे, उसी के माध्यम से आपको ये देखना है कि किस तरह से उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रेस चल रही है और साथ ही साथ हमने बहुत रीडिंग भी की। हमारे पुराने जो दस्तावेज थे उसको सबको हमने डिजिटल अप कर दिया है और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको वीड आउट कर रहे हैं। तो इस तरह से एक काफी बड़ा प्रयास हमारा चल रहा है विधानसभा उत्तराखंड में कि हम अपने पेपर को ठीक ठाक करें और प्रयास करें कि जल्द से जल्द हम पेपरलेस हों। कॉर्बेट नगरी रामनगर के भाजपा नेता अंदर रावत के नेतृत्व में आईएमपीसीएल कर्मचारी संघ ने आईएमपीसीएल के निजीकरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में विशिष्टाचार भेंट की और आईएमपीसीएल के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने सीएम को अवगत कराया कि फैक्ट्री से हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, आसपास के गाँव के ग्रामीणों को भी रोजगार मिल रहा है। भाजपा नेता अंदर रावत ने कहा कि मुहान फैक्ट्री के कर्मचारी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई और उन्हें ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएमपीसीएल के निजीकरण को लेकर केंद्रीय सचिव से वार्ता की है। उन्होंने कहा कि संभव है कि निजीकरण पर जल्द रोक लगेगी। रामनगर विधानसभा और सल्ट विधानसभा से लगते हुए स्थित मोहन क्षेत्र में आईएमपीसीएल फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं और उसमें एक डेलीगेशन जो है परसों माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलने के लिए उन्होंने मुझसे कहा और मैंने उनसे मिलाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका ज्ञापन स्वीकार करा और उन्हें आश्वस्त भी किया और साथ ही जो है केंद्रीय सचिव से वार्ता की कि जो ये निजीकरण होने जा रहा है इसको रोकने के लिए उन्हीं के सामने बात करी गई और मैं समझता हूँ कि संभवतः ये काम बहुत जल्दी वहाँ से एक पत्र आने वाला है और जो निजीकरण के हाथों न जाकर जो लगातार हमारे यहाँ पर पिछले कई सालों से जिसमें कि 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं और 3-4 हज़ार लोग जो है हमारे सल्ट विधानसभा और रामनगर विधानसभा से लगते हुए लोग जो वहाँ जड़ी बूटियाँ लेके आते हैं, लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों का रोजगार उससे जुड़ा हुआ है और यही बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार करा हैं। जो लोग कर्मचारी अधिकारी लोग वो लगातार इसमें इस फैक्ट्री में काम करते रहेंगे और जो रोजगार से जुड़े हुए हमारे रामनगर और सल्ट विधानसभा के लोग हैं उन्हें उसी। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हरिंद्र बोरा ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस हैट्रिक मारेगी। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मजबूती के साथ लगा हुआ है। घर घर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं जिसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा। उन्होंने सूबे की धामी सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा शासन में महंगाई, बेरोजगारी में प्रदेश की जनता त्रस्त है। प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। प्रदेश के युवाओं का अग्निवीर योजना ने उनके सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है और भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे महिला दुष्कर्मों से केदारनाथ विधानसभा की मार्ग शक्ति भी आहत है। कांग्रेस नेता और निकाय सभासद महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह चौहान ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। वहीं गुड्डू सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार तो केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाने जा रही थी, जिसका खामियाजा उसे इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं केदारनाथ की जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। ये जवाब तो अब केदारनाथ के उपचुनाव में केदारनाथ की जनता देगी कि आदरणीय सीएम धामी साहब ने सारी परंपराओं को दरकिनार करके दिल्ली में एक और जो धाम बनाने की कोशिश की, खुद ही शंकराचार्य बन गए। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप सारी परंपराओं को तोड़ती है, सारे धर्मों को ठेंगा दिखाती है और उसी भूमिका को माननीय धामी जी ने भी निभाया और एक और धाम बनाने की पंडा पुरोहितों के विरोध के बाद उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल के लिए इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।